हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास नहीं, सॉरी, सेशन स्टार्ट करेंगे। सर ये क्या है बच्चे? ये है सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर जो आज ही हुआ है, Jan 25, है ना। पहली बार सीए इतिहास में जनवरी में पेपर हो रहे हैं। एक बार 21 में होते कोविड के कारण, अदरवाइज तो जैन में कभी पेपर नहीं होते थे, है ना। सो सर कैसा पेपर आया है बेटे? एवरेज पेपर है, ना बहुत मुश्किल है ना बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस नए भी आए हैं। तो एक क्विकली रिव्यू करेंगे। सर आप सॉल्व करेंगे पेपर? नहीं, अभी नहीं बेटे, सॉल्व थोड़ा करेंगे अभी। सॉल्व करेंगे जब ग्रुप 1 के पेपर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक दो बातें हैं जो मुझे बतानी है, क्योंकि बच्चों की बड़ी क्वेरीज आ रही हैं उस क्वेश्चंस पे। तो एक दो क्वेश्चंस के ऊपर मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज काफी आसान आए हैं इस बार। 15 में से आई थिंक एक या दो एमसीक्यूज, वो भी इसलिए मुश्किल हो सकते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना होगी हो पेपर में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अदरवाइज एमसीक्यूज इस बार मुश्किल नहीं आए हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी बड़े आसान क्वेश्चंस है, खास करके अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन। इंटरनल का क्वेश्चन बहुत लेंदी था, एंड एज यूजुअल अकाउंट्स का पेपर बच्चे लेंदी तो रहता ही है। हर पेपर अकाउंट्स का लेंदी तो होता ही है, बच्चे की ये दिक्कत तो हमेशा ही होती है। और इंटरनल का इतना बड़ा क्वेश्चन, बच्चे कहते जी तो करने में टाइम ही बहुत ज्यादा लग गया। सो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। जो आएगा सो आएगा। उससे बेटर था आप उसको छोड़ देते, लास्ट वाला क्वेश्चन करते ना। वो इतना आसान सवाल था, उसमें बायबैक था, ब्रांच था, वो फ्रेमवर्क का क्वेश्चन था। तो उसको, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप चॉइस में छोड़िए। अमालगमेशन छोटा है, कंसोलिडेशन छोटा है, एएस के क्वेश्चन छोटे हैं, तो लास्ट वाला कर लो, इसको चॉइस में छोड़ो। सो एनी हाउ, आइए जरा एक बार देखते हैं कि क्या पूछा गया है पेपर में। सारे एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, मैं डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करता हूं। आइए जी। पहला क्वेश्चन आया है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 से। बड़े सालों से मैं एएस 20 पढ़ा रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं एएस 20 पढ़ा रहा हूं। हमेशा मैं बोलता था कभी ना कभी ऐसा होगा, कभी ना कभी ऐसा होगा कि डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा और क्वेश्चन में दो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स गिवन होंगे। और फाइनली मेरी बात सच हुई है। पहली बार सीए इंटर के इतिहास में दो पोटेंशियल शेयर्स डाल के आपसे डाइल्यूटेड ईपीएस पूछा गया है। और क्या हमने इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं? यस, कराए हुए हैं। सो मैं जरा जिनको नहीं याद है उनको एक बार याद दिला दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। इधर देखो जरा, कि दो पोटेंशियल शेयर्स वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने बड़ी डिटेल में किए हुए हैं। ये क्वेश्चन पे खास बात करना चाहूंगा, बिकॉज बच्चों की क्वेरी है इस क्वेश्चन को लेके। बहुत ऑनलाइन और जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस भी चलती हैं, सब बच्चों की पहला ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, सब कह रहे हैं बड़ा मुश्किल था ये। सो आइए मैं आपको दिखाऊं कि एएस 20 में हमने आपको कराया था कि किस तरीके से दो पोटेंशियल शेयर्स आ सकते हैं। इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मैंने कराया था, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि चीजें नई नई आती हैं। ये देखो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दो पोटेंशियल शेयर्स वाला क्वेश्चन कराया था हमने। दो कराए थे मैंने, एक ये था और एक और था जो मैंने अपनी तरफ से बना के कराया हुआ था। कहां गया वो? ये देखो, यहां तो मैंने 3 डाले थे, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और शेयर वारंट। और मैंने कहा था कि जब भी एक से ज्यादा पोटेंशियल शेयर आएंगे तो आपको करना पड़ेगा टेस्ट फॉर डाइल्यूशन। हालांकि इसमें जो दो पोटेंशियल शेयर्स आए हैं, सवाल बहुत सिंपल था, बहुत आसान सवाल था। दो पोटेंशियल शेयर्स आए हैं, एक इसॉप्स आए हैं और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आए हैं। अब इसॉप्स का न्यूमरेटर इफेक्ट तो 0 होता है, तो इसॉप का इंक्रीमेंटल ईपीएस, याद है जब भी दो पोटेंशियल शेयर आते हैं तो हमें इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल के देखना पड़ता है कि पहले टेस्ट फॉर डाइल्यूशन किसका करना है। सो इंक्रीमेंटल ईपीएस पहले किसका होगा? इसॉप का। मैं इस क्वेश्चन की इसलिए चर्चा कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन की बड़ी डिमांड। अभी सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज आप अपना पेपर दीजिए, सॉल्व हम बाद में करेंगे, पर जरा थोड़ी सी बात तो कर लें। तो एक इसॉप और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो इसका इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 होगा, तो इसका पहले टेस्ट होगा, इसका बाद में टेस्ट होगा। तो पहली बार इंस्टीट्यूट ने हमारी बात सुनी है। इसॉप में आपको पता है क्या ढूंढने पड़ते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ढूंढने पड़ते हैं इसॉप में। सो सॉल्व करूंगा पूरा क्वेश्चन बाद में, पेपर हो लेने दो, ग्रुप 1 के पेपर हो लेने दो, फिर बाद में ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। पर इंस्टीट्यूट ने अच्छा सवाल बनाया, दो क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया। पर हमने कराया हुआ था क्लास में कि अगर दो पोटेंशियल शेयर आते हैं तो आप स्ट्रेट अवे डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकाल सकते, आपको टेस्ट फॉर डाइल्यूशन करना पड़ता है, और उसके लिए आपको निकालना पड़ता है क्या? इंक्रीमेंटल ईपीएस। क्लियर है? सो ये वाली चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन।
सो बच्चे ने तो कांटा ही मार दिया है कि नहीं ये तो करना ही नहीं है। बच्चे कंपल्सरी क्वेश्चन है, आप छोड़ कैसे सकते हैं। सो 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था AS19, ये तो बच्चे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि आपको लीज रेंटल कैलकुलेट करने होते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन तो कई बार आया किताब में। ये देखो, ये दिखाई देता मैं आपको, हालांकि ये तो सब किताब में होता है क्योंकि ये तो बुक का क्वेश्चन था, तो ये मेरी छोड़ो, ये तो इंस्टीट्यूट की हर किताब में होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कैद कर लो चाहे, या ये वाला सवाल है, ये वाला क्वेश्चन आया है कि बताओ कि लीज फाइनेंस लीज है और कैलकुलेट करो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, और आपको क्या ढूंढने हैं, लीज रेंटल ढूंढने हैं। तो लेस लीज रेंटल इज इक्वल टू एक्स, एक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस यूजीआरवी इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दिस शुड बी इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। तो AS19 का क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन नहीं था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसका पार्ट सी। ये देखो बच्चे ने कांटा मारा, ये कांटा मारना बनता भी था। इसमें उसने थ्योरी पूछी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो AS15, तो ये थ्योरी तो बच्चे अपने क्लास में बड़े अच्छे से की हुई है कि कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होते हैं। कंट्रीब्यूशन प्लान जिसमें इंप्लॉयर इंप्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्चुरियल रिस्क सारे के सारे इंप्लॉय बेयर करता है, इंप्लॉयर एक बार पैसे जमा करा देता है, उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। और दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जहां पे इंप्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता, सारे रिस्क कौन बेयर करता है, इंप्लॉयर रिस्क बेयर करता है, इंप्लॉयर उसके लिए प्लान एसेट्स भी मेंटेन करता है। फिर उसके एग्जाम्पल दे देने थे। पर मुझे इंटरेस्टिंग लगा जो सवाल में प्रैक्टिकल पार्ट पूछा गया। बेटे ये मैंने नहीं कराया हुआ था, और ये हिंदुस्तान में किसी टीचर ने भी नहीं कराया होगा CA इंटर में। ये CA फाइनल में कराते हैं हम लोग। सर AS15 में ये पॉइंट है, हाँ है, पर इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम CA इंटर में नहीं कराते, बिकॉज आपके स्टडी में इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं। ये हम CA फाइनल में कराते हैं। सर बताओ तो सही ये आया क्या है। ये देखो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। मैं स्पेशली आपके ये देखो इंड AS19 स्पेशली आपके लिए मैं ढूंढ के लेके आया CA फाइनल के नोट्स के, आपको दिखाऊं कि इन्होंने CA फाइनल का एक एसेट सीलिंग का पॉइंट पूछा है। ये देखो CA फाइनल में हम इसको एसेट सीलिंग बोलते हैं, वो पूछ लिया इन्होंने। इसकी थोड़ी बात आपको पता थी कि मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में प्लान एसेट्स में से PVDBO माइनस करके दिखाओ, या PVDBO ज्यादा है तो PVDBO में से प्लान एसेट्स माइनस करके दिखाओ। वही सवाल था। ये देखो, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स माइनस PVDBO किया। अगर तो पॉजिटिव आता है फिर तो ओके है, यही आंसर है। पर इसको बैलेंस शीट में कितना दिखाना होता है, इसको दिखाना होता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू। कि मान लो आपकी प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू है 100 रुपया, PVDBO की फेयर वैल्यू है आपकी 80, तो नेट प्लान एसेट्स 20 आ गए ना, तो आप 20 नहीं दिखा सकते, इसको दिखाना होता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू। अब कराऊंगा आगे से क्लास में क्या करूं, सरप्लस इन प्लान एसेट और एसेट सीलिंग। और एसेट सीलिंग क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिफंड, कि अगर प्लान एसेट से आपको कोई रिफंड मिल सकता है उसको एसेट सीलिंग बोलते हैं। अभी मैं समझा नहीं रहा। तो इसका आंसर पता क्या था, आंसर था, इधर देखो, चल भाई, हाँ जी, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 38.5। वो कह रहा था बैलेंस शीट में दिखाओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी और एसेट। तो एसेट आ रहा था, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स था 38.5 प्लस पास्ट सर्विस कॉस्ट, यानी कि UPSC दिया हुआ है, ये भी आपके एसेट साइड ही आता है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट कितना, 7.5, ये हो गया आपका 46। 38.5 प्लस 7.5 इज 46, माइनस PVDBO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO दिया हुआ था 36, तो नेट आ गया 10। तो क्या 10 के प्लान एसेट बैलेंस शीट में दिखा दें, हाँ, पर सवाल ने एक और चीज दे दी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड, इसको बोलते हैं एसेट सीलिंग। तो 6 रुपए दे के 4 रुपए आपको एक्चुअली गेन और लॉस P&L में डालना पड़ता है, और नेट आंसर है 6 रुपए। तो ये किसी ने नहीं कराया है। अब टीचर्स के रिव्यू भी देखना, मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, पर सब इस क्वेश्चन को बोलते हैं, अरे अरे ये तो है ही है। अरे भाई ये CA फाइनल में कराते हैं हम, ये मैंने भी नहीं कराया हुआ था, मेरी बात किसी ने भी नहीं कराया होगा ये CA इंटर में, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। ये फाइनल में नहीं आया आज तक, CA फाइनल इंड AS19 है, AS15 का, वहां नहीं पूछा, और ये आपको पूछ लिया पेपर में। ये तो 4 नंबर खाने वाला ही काम था। कितने नंबर का था, 4 नंबर, फिर भी ये 2 नंबर का था, 2 नंबर तो आप ले सकते थे। तो 2 नंबर का पॉइंट एक नया आ गया है, जो किसी कोई सोच ही नहीं सकता कि CA इंटर में भी आ सकता है, पर वो आ गया है। अब आगे से करा देंगे भाई, ठीक है ना। सो 2 नंबर का एक पॉइंट नया आ गया है। बाकी AS20 इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन इज न्यू बट कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू। पर ये तो कॉन्सेप्ट ही नया आ गया ना, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा कि मांगा क्या है सवाल में, बाकी सारा समझ में आ गया होगा, ये वाला नहीं समझ में आया
क्योंकि ये एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो हम सीए फाइनल में पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं है ना, अब 2 नंबर का हक तो इंस्टीट्यूट का बनता है और डालना भी कंपलसरी में। 2 नंबर तो समझो गए, तो पेपर 98 का ही रह गया। पर ये 2 तो आपको लेने थे, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसको लेके बड़ी हाई तौबा मची थी कि क्वेश्चन नंबर 1 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। बाकी पेपर बहुत आसान था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बाकी बहुत आसान थे। ये आ गया इंटरनल का, मैं होता ना मैं ये छोड़ देता। अरे भाई इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं इस सवाल में, ये कितने सारे एडजस्टमेंट, और एक एक के अंडर भी कितने सारे एडजस्टमेंट्स हैं। सो मैंने पढ़ा इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, बहुत क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत इजी है, बट वहां करने में टाइम ही बहुत लगेगा। तो मैं अगर करता तो मैं तो ये चॉइस में छोड़ देता। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि बैलेंस शीट नहीं मांगी, सिर्फ शेयर कैपिटल का शेड्यूल मांगे और जर्नल एंट्रीज मांगे, पर फिर भी इसमें काफी सारी बातें डाल दी गई, काफी सारी बातें कोई मिक्स मुक्स करके सवाल बना दिया गया। नया कुछ नहीं था, सारे पॉइंट्स किए हुए थे, बट बहुत सारी बातों को मर्ज करके ये क्वेश्चन जो था वो बनाया गया। सो ये तो चॉइस में छोड़ना चाहिए था ये सवाल, अगर आपको लग ही रहा था इतना बड़ा है तो। आइए करेंगे हम सॉल्व बाद में। ये बच्चे AS29 का क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि ये बुक का क्वेश्चन है AS29 का। मैं आपको दिखाई दूं एक बार कि AS29 का कौन सा क्वेश्चन आया है। मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं कि सारे क्वेश्चन नए नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन डिट्टो भी आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया है, सिर्फ इसमें 3 डेट्स थी कि प्रोविजन बनाना था, वही 2% 3% रेट है, ये पहले भी आया हुआ है देखो, पर इसमें 5-6 डेट्स डाल दिए गए तो थोड़ा सा लंबा कर दिया गया। ये देखो, ये देखो 6 डेट्स डाल दिए गए तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा दी गई। कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे, पर ये क्वेश्चन तो ओके ही था, AS29 का क्वेश्चन था, जिसने किया होगा उसके लिए ठीक था। ये तो गिफ्ट था बच्चे कैश फ्लो का 7 मार्क्स का। इस बार कैश फ्लो से 2 क्वेश्चन आ गए, एमसीक्यू भी, केस स्टडी आ गया और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ गया। और ये आसान सवाल था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। आगे बढ़िए। अमेलगमेशन तो ऐसे जैसे इंस्टीट्यूट को गिफ्ट देने के मूड में है कि चल न्यू ईयर में पेपर हो रहे हैं तो बच्चों को गिफ्ट देते हैं। 14 का अमेलगमेशन, 14 का कंसोलिडेशन, लिटरली गिफ्ट था भाई। कोई पॉइंट ही नहीं पूछा, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, कोई पॉइंट नहीं पूछा। ये बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे 3 पॉइंट्स है सिर्फ, और उसमें भी वो कह रहे हैं सारे एसेट्स इस वैल्यू पे टेक ओवर कर लो, लैंड को इस पे ले लो। ओल्ड कंपनी का एक एसेट टेक ओवर नहीं हुआ, वो ओल्ड कंपनी ने अमेलगमेशन से पहले ही भेज दिया है। हाँ तो ठीक है, उसके बैंक में आ जाएगा पैसा, तो गेन लॉस एडजस्ट हो जाएगा। पीसी दी हुई है सवाल में कि लाइट लिमिटेड एंड ब्राइट लिमिटेड इशूड दिस एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली इन ल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और क्या चाहिए आपको, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और सबसे आसान सवाल था पेपर में बच्चे, सबसे आसान था AS21 का ये वाला। भाई इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करते हैं, ये लड्डू पूछ लिया पेपर में, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया, बहुत ही आसान सवाल। 75% शेयर खरीदे सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लियर लिमिटेड, मतलब सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कोई है ही नहीं। और सिमिलर क्वेश्चन बुक में भी किया हुआ है हमने। ये कॉन्ट्रा का पॉइंट था 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, और ये एक अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट था और CBS बनानी थी। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। मैं सारे सॉल्व करवा दूंगा, खास करके क्वेश्चन नंबर 1 तो जरूर कराऊंगा, उसका एक पार्ट तो मैंने करा ही दिया, पर एक पार्ट भी मैं करा दूंगा। ये AS18 बच्चों को ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं होता, AS18 से क्वेश्चन आ सकता है, पर आ तो बच्चे कहीं से भी सकता है। ठीक है, सो AS18 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, किताब का ही क्वेश्चन है ये भी, अब मैं जाके दिखाने नहीं वाला। तो ये क्वेश्चन ये देखो फ्रेमवर्क में से आ गया, ये मैं लास्ट लेक्चर लिया था और आपको बताया था कि नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे P&L कैसे बनाया जाता है। सो फ्रेमवर्क के ऊपर ये सवाल पूछा गया, तो ये तो बुक का ही क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट लेक्चर था हमारा ये, मुझे याद है। ये बायबैक, इस बार बड़े बायबैक का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और इस बार टेस्ट करने को नहीं बोला है, सिर्फ एंट्रीज मांगी है। और लास्ट में देखो ब्रांच 6 नंबर, भाई ब्रांच के साथ तो बड़ा धोखा हो रहा है। इतना बड़ा ब्रांच है स्टडी मटेरियल में, मुझे 15 दिन लग जाते हैं ब्रांच कराने में, और अभी तक 3 पेपर हुए और तीनों में ब्रांच 6 नंबर का ही आया है। तो क्या मान ले कि यहां से ब्रांच 6 नंबर का ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ब्रांच का भी कल को बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ब्रांच हमेशा 6 नंबर का ही आएगा। हाँ, इस बार जनरल एंट्रीज पूछे, बड़ा स्ट्रेट सीधा सा क्वेश्चन था। इस तरह के एंट्रीज आपने बहुत करे हुए हैं क्लास में। तो लास्ट क्वेश्चन करते ना, इंटरनल वाला छोड़ते ना चॉइस में। लास्ट क्वेश्चन कितना इजी था देखो, और सर लास्ट आता भी तो होना चाहिए ना, ये फ्रेमवर्क वाला हमें याद ही नहीं था। पर यही बात है ना, आप सारे कॉन्सेप्ट करके नहीं जाते। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं तो आप करते क्यों नहीं है? AS18, हाउ कैन यू से कि AS18 नहीं आएगा? आ गया ना AS18, क्या कर लिया आपने? सो इस बात को समझिए, कुछ भी आ सकता है पेपर में। ये एक पेज मिसिंग लग रहा है बीच में से, नहीं नहीं नहीं, पूरा ही है, पूरा ही है।
और तो AS 18 का तो करने की भी जरूरत नहीं थी, उसके साथ तो और था। ये देखो फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन था, ये तो आता है हमें बनाना अच्छे से, ठीक है ना। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में एक AS 15 का 2 नंबर का सवाल नया आया है बस, बाकी तो कोई इतना दिक्कत नहीं थी। अगर अच्छा बच्चा कोई समझदार है तो इंटरनल छोड़ देता, लास्ट वाला क्वेश्चन करता। ठीक है सर, तो मैं आपके लिए AS 20 का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बाकी इस पेपर में कोई सॉल्व करने लायक सवाल है ही नहीं। हाँ इंटरनल का करेंगे, इंटरनल का करेंगे पर बाद में करेंगे, ठीक है। और तो इसमें कोई सॉल्व करने लायक क्वेश्चन ही नहीं आया। अमेलगमेशन का पिछली बार फिर भी ठीक ठाक सवाल था, इस बार तो कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है, और सबसे आसान तो कंसोलिडेशन आया। सो नो कंप्लेंट्स। हाँ लंबा है वो तो होगा बच्चे, कुछ तो अब CA इंस्टीट्यूट के पेपर में होगा, इतना भी हलवा नहीं हो सकता ना। आइए जरा MCQs पे चलते हैं। सर MCQ सॉल्व करोगे, क्या बोलते हो, कर दे? बड़े आसान थे MCQs, बहुत आसान थे MCQs, खुल जा भाई। चलिए आइए जी। तो केस सिनेरियो 1 जो कि हमेशा ही होता है, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स में से आता है। मैं भी अपनी क्लास में ये बड़ी शिद्दत से कराता हूं। ये पिछली बार भी एसेट्स में से आया था एक, इस बार भी एसेट्स में से आया, जिसमें AS 12 के पॉइंट्स थे, AS 28 के पॉइंट्स थे और AS 10 की डेप्रिसिएशन के पॉइंट्स थे। तो ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट्स थे। बहुत आसान सवाल था, बस थोड़ा कैलकुलेशन थी इस सवाल में। सो इधर देखो जरा क्या लिखा है। 1/4/19 को ब्लैक लिमिटेड रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, 50 लाख, ग्रांट मिली 15 लाख। वो कह रहा है ग्रांट को उसने एसेट में क्रेडिट कर दिया। द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो बताओ एसेट कितने का रह गया, 35 लाख का। लाइफ ऑफ मशीन 10 साल है और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 10 आफ्टर 10 ईयर्स इज 5 लाख। ठीक है। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ओके 1/4/19 को ये सारा काम हो गया। ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस कंपनी हैड टू रिफंड द एंटायर ग्रांट ऑन 1/4/2021। मतलब 2 साल बाद 19-20 और 20-21 की डेप्रिसिएशन लग गई सवाल में। तो डेप्रिसिएशन कितने लगाओगे, 35 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। भाई ये पहली बार सॉल्व कर रहा हूं तो कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए तो भूल चुक माफ करना और मुझे कमेंट में गालियां ना देने शुरू कर देना। डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 6 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2021 को कैरिंग अमाउंट कितनी है, 29 लाख। और आई थिंक ये एक MCQ भी था। ये देखो व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन एज ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इट इज 29 लाख। 29 लाख। फिर 1/4/2021 को ग्रांट रिफंड कर दी, तो 1/4/21 को इसमें ऐड हो गया कितना, 15 लाख। तो रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई, 44 लाख। फिर कह रहा है 31 मार्च 23 को इंडिकेटर मिला इंपेयरमेंट का और रिकवरेबल अमाउंट हमने 28 बार निकाल ली। 31 मार्च 23, 21-22, 22-23 2 साल की भी डेप्रिसिएशन। तो 44 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 साल गुजर गए, 8 साल लाइफ इंटू 2। तो 44 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 9,75,000। तो उस दिन कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, माइनस 44 लाख 34,25,000। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट है 28 लाख। तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया आपका कितना, 6,25,000। क्लियर है। आइए देखें और क्या पूछा है क्वेश्चन ने। अरे कहाँ गया सवाल, ये सीधा पेज नंबर 3 को आ गया, बीच वाले क्वेश्चन ही गायब हो गए। ओहो एक पेज मिसिंग है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, यही पूछा हुआ था। एक उसने ये पूछा था कैरिंग अमाउंट इंपेयरमेंट लॉस बता दो, फिर लास्ट में ये लास्ट वाला एक पंगा था कि 1/4/24 को फिर 1 साल की डेप्रिसिएशन और लगी। अब 28 लाख पे लगेगी क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट 28 लाख है। तो 28 लाख और रिवाइज्ड लाइफ उसने कर दी है कितनी, 4 साल। तो रिकवरेबल अमाउंट वाज सर्टेन टू बी 28 लाख विद रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑफ 4 लाख और नील रेजिडुअल वैल्यू। तो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन होगी 7 लाख। तो कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 24 ये बनता है 21 लाख। ठीक है। वो कह रहा था हमने नई मशीन खरीदी है बाय पेइंग कैश ऑफ 2 लाख और नई मशीन है 18 लाख। तो गेन ऑन एक्सचेंज पूछा हुआ था। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था कि इंस्टीट्यूट ने पता नहीं अब आंसर कैसे करना है इसका, क्योंकि इसका आंसर करेक्टली बैठ नहीं रहा। अब इसमें है नहीं, उसमें पंगा था छोटा सा कि बाय पेइंग कैश 2 लाख और नई मशीन है 18 लाख। तो एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट 18 लाख टू कैश। कैश बनता है आपका कितना, कैश कितना था 2 लाख और टू ओल्ड मशीन कितनी थी 21 लाख। तो 21 2 23 टेक्निकली लॉस आता है 5 लाख का।
कि लॉस ऑन एक्सचेंज, पर भी 5 लाख वहां ऑप्शन ही नहीं थी। तो पता नहीं अब इंस्टीट्यूट 2 लाख हटा के 21 और 18 का कंपैरिजन करके 3 लाख आंसर करता है कि 1 लाख आंसर करता है, हमें नहीं पता ये क्या करेगा। तो एक एमसीक्यू पंगे वाला था, अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशन मैंने साइड में कर दी, इससे चारों एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट वाला एमसीक्यू पंगे वाला था, तो ये इजी था, बस लास्ट वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये दोबारा आ गया केस सिनेरियो 1। अच्छा, वो फोटो दोबारा आ गई। हाँ, ये आगे आगे आगे, ये देखो, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द, ये दोबारा आ गए, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है? 19, 20, 21, 22, ये 975 डिवाइड बाय 2 ही होगा ना। 44 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 8, 487,500। ये आ गए एमसीक्यूज आ गए, 487,500, दिस इज द आंसर। ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन पी एंड एल। तो इम्पेयरमेंट लॉस मैंने निकाला था, कितना आया था इम्पेयरमेंट लॉस? 6,25,000। तो ये रहा इम्पेयरमेंट लॉस 6,25,000। ये लास्ट देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन, ये पंगे वाला है, पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। लाके तो 5 लाख रहा है, 5 लाख की ऑप्शन ही नहीं है सवाल में। तो बच्चे ने 3 लाख किया हुआ है, तो फिर 3 लाख ही ठीक है, 18 माइनस 21, 2 लाख उसको हटा दो। पता नहीं ये कैसे करने वाले हैं इसको। सो इसमें ये वाला पंगे वाला था, अदरवाइज तो ओके था, ये कर सकते थे आप। सेकंड सिनेरियो AS22, बड़ा अच्छा लगा देख के कि AS22 के ऊपर सवाल पूछा गया, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं। DTA का ओपनिंग बैलेंस दिया है, DTL का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 12 लाख, टैक्स रिकॉर्ड 6 लाख। तो टैक्स आज डेप्रिसिएशन ज्यादा दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी बुक का। टैक्स आज डेप्रिसिएशन ज्यादा दे रहा है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, 6 लाख। तो अगर ज्यादा दे रहा है तो आगे जाके छीन लेगा, तो इसके ऊपर क्या बनेगी? DTL। तो 6 लाख के ऊपर 30% नहीं 20% टैक्स का रेट है, तो 1,20,000 की क्या बनेगी? DTL। तो ये DTL है 2,10,000 प्लस 1,20,000, और देखते हैं 1,20,000। इंटरेस्ट पेड अकाउंटेड इन बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस बस पेड ऑन 15/4। अब ये गड़बड़ है, ये 43B के तहत आता है इंटरेस्ट, और अगर आपने पे नहीं किया रिटर्न भरने से पहले तो इनकम टैक्स इसको डिसअलाउ करता है। अब वो कह रहा है 15/5 को पे कर दिया है, तो रिटर्न भरने की डेट तो दी नहीं हुई, तो फिर मान लो रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया होगा, सो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अकाउंट्स में तो अक्रूअल बेसिस पे अलाउड होता है अकाउंट, ये गड़बड़ है, लिखना चाहिए सवाल में कि रिटर्न भरने से पहले पे किया, रिटर्न की डेट क्या थी? रिटर्न की डेट तो दी नहीं हुई क्वेश्चन में, एम ही चक दिया है बस। ठीक है, तो चलो क्या कर सकते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा जी। अकाउंट्स में भी अलाउड है, टैक्स में भी अलाउड है, क्योंकि आपने पे कर दिया है। पिछले साल प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिसअलाउ हो गया था, जो इस साल अलाउ हो गया, तो DTA का रिवर्सल, अब मैं समझाऊंगा नहीं, ये आपको आता है। DTA का रिवर्सल 82,000 का 20%, दैट इज 16,400 इस DTA का रिवर्सल। तो DTA का रिवर्सल है, तो ये इसमें से माइनस होगा कितना? 16,400। अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 65 बनता है, तो 1 लाख का 20% 20,000, तो प्लस इसमें हो गया कितना? 20,000। लास्ट डोनेशन है, डोनेशन इज अ परमानेंट डिफरेंस। क्या मांगा है? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ DTA, मैं तेज तेज करा रहा हूं, एज ऑन 31 मार्च 24। तो 31 मार्च 24 को DTA का वैल्यू निकाल लो यहां से, 1,20,000 माइनस 16,400 प्लस 20,000, 123,600। ठीक किया हुआ है बच्चे ने, 123,600। फिर पूछेगा DTL का वैल्यू क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DTL ऑन 31 मार्च 24। तो वैल्यू ऑफ DTL कितना है? 210 प्लस 120, 3,10,000। वेरी गुड, 3,10,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवर्सल? रिवर्सल अभी निकाला था हमने, 16,400। रिवर्सल इज 16,400, ये देखो 82,000 का 20%, 16,400 रिवर्सल था। बड़े आसान आए हैं इस बार। और ये देखो, व्हाट इज द परमानेंट डिफरेंस आइटम AS22 डोनेशन। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 नंबर का MCQ है, ये परमानेंट डिफरेंस बता दो, पर चलो अच्छा है आपके लिए, है ना। तो ये 8 MCQs तो हो गए। अब ये देखो AS7 में हम निकालते हैं जी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दो, ये बता दो। वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट और लॉस बता दो, तो ये टोटली मांगा हुआ था। इसका आंसर ये पहले वाला है, बहुत आसान था। 5 लाख का लॉस है, कुछ नहीं करना है। 125 लाख प्लस 95 लाख, ये माइनस 22 लाख करना है, प्लस 115 लाख करना है। पेमेंट रिसीव का कुछ नहीं करना है। मशीन 210 की है, लाइफ 20 साल है, 4 साल का निकालना है। तो 210 इंटू 4/20 42, तो प्लस 42 करना है। टोटल लगाओ, 42 प्लस 125 प्लस 95 माइनस 22 प्लस 115, 355। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट 355, एस्टिमेटेड रेवेन्यू 350, तो टोटल लॉस 5 लाख का।
कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकलनी थी सवाल में, क्योंकि आपको ईयर 1 का डाटा थोड़ा दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, टोटली मांग लिया था। तो ये 2 नंबर का एमसीक्यू था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 पे। आगे मैं बहुत तेज कर रहा हूं जानबूझ के। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये बुक का क्वेश्चन है। AS 16 का बुक का क्वेश्चन है कि आपने लोन लेके सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, सब्सिडरी कंपनी ने जाके कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाया, तो सब्सिडरी ने बनाया ना, मैंने तो उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो ब्याज कैपिटलाइज नहीं हो सकता। बच्चे ने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। एस लिमिटेड इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर विच इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, देयरफॉर डायरेक्टर्स आर रॉन्ग, और ये ब्याज कहां जाएगा, P&L में जाएगा। ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एमसीक्यू बना दिए। और ये तो देखो मतलब ये कोई सोच सकता है इतना आसान आ सकता है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा कि इन कैश बैलेंस दिया, इनफ्लो कैश आउटफ्लो कैश दिया है, और आपको बताना है ऑपरेटिंग कितना, इन्वेस्टिंग कितना और फाइनेंसिंग कितना। और लास्ट देखो फ्री के नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुडविल। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कौन ऑपरेटिंग है कौन नहीं है। कैश सेल ऑपरेटिंग है, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है, इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग है, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग है, इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग है, ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग है, अंडर राइटिंग कमीशन बच्चे ने ठीक किया हुआ है, फाइनेंसिंग ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है और इन्वेस्टिंग है। बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्या है, इस बार एमसीक्यूज काफी आसान आए हैं। ये क्या था, ये शेड्यूल 3 के ऊपर पूछा था कि 5 लाख का लोन है, वैसे बता दो इसका पहला आंसर है 5 लाख में से एक किस्त चली गई है 50,000 की, 4.5 लाख बचा है, 2 किस्तें विद इन 12 मंथ्स ड्यू हो जाएंगी, तो 3.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा और 1 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा। लो खत्म हो गया। एमसीक्यूज बढ़िया है इस बार, 1-2 एमसीक्यूज को छोड़ के, और क्वेश्चन भी आए हैं ठीक ठाक। तो अगर पेपर लेंदी आपका पूरा हो गया हो, पूरा उसका आया होगा शायद जिसने इंटरनल नहीं किया होगा, जिसने इंटरनल किया होगा ना उसको दिक्कत आई होगी। बाकी आप मुझे बताइएगा आप किसका सोल्यूशन चाहते हैं। ये क्वेश्चन 1 का ए का सोल्यूशन तो मैं बाद में आपके लिए कर दूंगा, ठीक है, अभी नहीं। चलिए, तो ठीक ठाक ही पेपर था जी इस बार, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, मतलब एवरेज पेपर था, ठीक है। बच्चों का भी पोल कराया था मैंने, सब कह रहे हैं मैनेजेबल पेपर था। चलिए फिर मिलेंगे किसी और पेपर में, बहुत बहुत धन्यवाद।